हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को एस्टिमेशन, जिसमें हम पार्ट सी कवर करने जा रहे हैं, दैट इज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। जिसका कोड है आपका EB5312। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन से कि एस्टिमेशन का मीन्स क्या होता है। तो देखो, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन का मतलब होता है, एस्टिमेशन एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन कॉस्ट है या फिर जो भी खर्च होने वाली राशि है या फिर जो भी खर्च होने वाला है, हम उसका पहले से अनुमान लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेशन। ये जो एस्टिमेशन है, जो हम एस्टिमेशन करते हैं पर्टिकुलर किसी भी प्रोजेक्ट से पहले, ये हमको हेल्प करता है ताकि हम क्या कर सकें, बजट एलोकेट कर सकें। ठीक है, किसके लिए बजट बजट एलोकेट कर सकें? हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए, जो भी हम प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे इरीगेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हाईवे से रिलेटेड हो, चाहे क्या आपका रेलवे से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड हो, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि भैया बजट क्या होता है। बजट का मतलब होता है आपका एलोकेटेड कॉस्ट। एलोकेटेड कॉस्ट, ठीक है। एलोकेटेड कॉस्ट होता है किसका? किसी भी वर्क का। ठीक है, तो एस्टिमेट क्या बोला, देखो एस्टिमेट हमको हेल्प करता है ताकि हम क्या कर सकें, पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट्स का बजट डिसाइड कर सकें। ठीक है, तो एस्टिमेशन क्यों की जाती है? ताकि हम किसी प्रोजेक्ट्स में लगने वाले खर्च को हम अनुमान करके निकाल सके, है ना। और जब कभी भी हम कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, है ना, प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, तो उसका जो बजटेड कॉस्ट होता है, जो भी हम एस्टिमेट किए होते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमेशा रखा जाता है। ठीक है, ऑलवेज। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लो आपको कोई बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है? कोई बिल्डिंग बनानी है। और उस बिल्डिंग का आपने क्या किया, एक रफ एस्टिमेट तैयार किया। रफ एस्टिमेट तैयार किया, या फिर आप कह सकते हो कि आपने एक डिटेल्ड एस्टिमेट तैयार किया। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट तैयार किया। उसमें अपने सारे वर्क इंक्लूड किए, सारे मटेरियल का कॉस्ट क्या होगा, लेबर का कॉस्ट क्या होगा, है ना, उसमें कितनी क्वांटिटी आपका मटेरियल लगेगा, है ना, और जो भी लेबर चार्ज के साथ साथ इसमें कोई कंटिजेंसीज या फिर कोई कोई बफर कॉस्ट, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। उसके बेसिस पर आप क्या करते हो, रफ और डिटेल एस्टिमेट तैयार कर सकते हो। देन क्या करते हो, जो भी रफ एस्टिमेट करते हो और जो भी कॉस्ट निकल के आता है, उसके आधार पर क्या करते हो, बजट डिसाइड करते हो। अब किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो बजट होता है, हमेशा किससे ज़्यादा होता है, जैसे मैंने बताया, आपके एस्टिमेटेड कॉस्ट से। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को करने से टाइम पे क्या होता है, हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो जाए, कुछ डिले हो सकता है वर्क में, है ना, कुछ परेशानियाँ आ सकती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है या फिर उसमें बजट कम पड़ सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा बजट थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, पैसा थोड़ा ज़्यादा रख करके चला जाता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझ सकते हैं, मान लो कि हम कोई मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, या फिर हम कोई ऑयल का एक पैकेट लेने के लिए जा रहे हैं। उस ऑयल की पैकेट की कीमत है मान लो 100 रुपये आज के डेट में, घर से निकलते वक्त। ठीक है, घर से निकलते वक्त इसकी कीमत थी 100 रुपये। और जैसा ही आप मार्केट पहुंचे, इसका रेट पता चल गया आपको, पता चला कि इसका रेट हो गया अभी 110 रुपये। ठीक है, तो आप घर से अगर मान लो अगर 100 रुपये सोच के निकलते हो, सिर्फ 100 रुपये लेकर के निकलते, तो होता क्या, आपको वापस वापस लौट करके जाना पड़ता, और यहाँ पे जितने आपका टाइम का नुकसान हो रहा है, ठीक है, टाइम तो नुकसान हो ही रहा है साथ। ठीक है, टाइम का नुकसान हो रहा है, टाइम के कारण क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट डिले होगा, प्रोजेक्ट डिले होगा तो क्या होगा, आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी घर से पैसे निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बजट होता है उससे हम थोड़ा सा पैसा, जो भी हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, जैसे कि इसकी कीमत 100 रुपये थी, तो हम 110 रुपये लेके जाएंगे। अगर मान लो जाते जाते वहाँ पहुँचते पहुँचते तक अगर इसकी रेट 110 भी हो गई, तो हमको किसी भी प्रकार का डिले नहीं होगा, और हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट को या फिर जो भी हम ऑयल के पैकेट खरीदने वाले थे, हम उसको खरीद सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट डिले भी नहीं होगा और आपका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीटेड भी हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, देखो यहाँ पे जो भी हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट आई थी हमारी बिल्डिंग की, वो कितनी थी, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए हम कैसे निकाले, एस्टिमेट करके निकाले, कैसे, रफ एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट किए। ये हो गया हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, क्या हो गया हमारा, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट हो गया। अब इस एस्टिमेटेड कॉस्ट के बाद हम क्या करते हैं, मनी एलोकेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। अब बजट हमने कितना रखा है, देखो, जो भी हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट था 1 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कितना लिया, 1.10 करोड़ रुपीज। ठीक है, अब देखो ये जो एस्टिमेट है, ये दो फेज में तैयार किया जाता है। कौन कौन से दो फेज में, देखो पहला फेज है आपका, एक तो रफ एस्टिमेट तैयार करते हो। अभी हम देखेंगे कि रफ एस्टिमेट तैयार करने के कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं। ठीक है, रफ एस्टिमेट के, तो देखो हम क्या करते हैं, हम रफ एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं।
इस रफ एस्टिमेट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम अप्रूवल लेते हैं हमारे किससे, सीनियर मैनेजमेंट से। ठीक है, क्या लेते हैं हम, अप्रूवल लेते हैं हमारे सीनियर मैनेजमेंट से। और जैसे ही हम ये रफ एस्टिमेट दिखाते हैं सीनियर मैनेजमेंट को, वो क्या करता है, अप्रूवल देता है हमको। और जैसे ही हमको अप्रूवल मिलता है, हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट्स की या फिर इस एस्टिमेट की हम एक डिटेल एस्टिमेट तैयार करते हैं। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट में क्या क्या आ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, है ना, जो भी वर्क हो रहा होगा उसकी कॉस्ट आ जाएगी, है ना, अगर इक्विपमेंट्स लग रहे होंगे तो उनकी कॉस्ट आ जाएगी, कोई रेंट होगा तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना, कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा जो भी हमको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी या फिर जो भी लेबर कॉस्ट होगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं, वो सारे भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं। देन हम क्या करते हैं, हम डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करने के बाद ये जाता है आपके किसके, सीनियर मैनेजमेंट के इसके पास। और सीनियर मैनेजमेंट क्या करता है, इस डिटेल एस्टिमेट के आधार पे आपको क्या करता है, इस प्रोजेक्ट्स की मंजूरी देता है कि हाँ भाई आपकी प्रोजेक्ट्स सही है और आप इसको कर सकते हो। तो वो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमको अप्रूवल मिलता है, हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं। और जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, इम्प्रूव एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट, या कि हमने कितना खर्च आया हमारे प्रोजेक्ट्स में, क्या वो हमारे एस्टिमेटेड कॉस्ट या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट के बराबर आया, या हमारे बजट के बराबर आया, या हमारे बजट से बाहर चले गया। तो हम ये चेक करते हैं। तो ठीक है, अब हम जाते हैं। ठीक है, देखो, इसलिए यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा हुआ है, देखो, एस्टिमेटेड शुड भी कैसा होना चाहिए, हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब कि जो भी हमने एस्टिमेट किया स्टार्टिंग पे मान लो हमने 1 करोड़ रुपए यहाँ पे एस्टिमेट किया, और हमने क्या किया यहाँ, 1 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया, तो कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो रहा है या फिर जो भी हम पैसा लगा रहे हैं पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट में, वो किसके हो, विद इन एस्टिमेट हो। मतलब कि एस्टिमेट जो भी हमने दिया उसके आधार उसी के आसपास ही होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर मान लो अगर आपका जो एस्टिमेट आपने जो बनाया था, तो क्या बोलते, देखो, सच दैट इट शुड नॉट बी ओवर एस्टिमेटेड एंड अंडर एस्टिमेटेड। एस्टिमेट जो भी हो ओवर एस्टिमेटेड नहीं होना चाहिए, अंडर एस्टिमेटेड नहीं होना चाहिए। आफ्टर द completion of project actual cost of project is more than the estimated cost, then the project will incomplete। मतलब कि क्या, अगर मान लो आफ्टर द completion of the project अगर आपका एक्चुअल कॉस्ट किसका, आपके प्रोजेक्ट का अगर एक्चुअल कॉस्ट प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट से अगर ज़्यादा निकल के आता है, ठीक है, मतलब कि क्या, जो भी यहाँ पे खर्च हुई राशि, जो भी आपने बजट डिसाइड किया था, ये बजट क्या हो गया, आपका एक्चुअल कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब एक्चुअल कॉस्ट के बाद, सॉरी सॉरी, ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं होगा, आफ्टर दी, जब प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता है तो जितना भी राशि लगती है वो कहलाता है आपका एक्चुअल कॉस्ट, जितनी भी राशि लगी उसमें। ठीक है, अगर ये राशि आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज़्यादा है, अगर ये राशि आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज़्यादा निकल के आती है, तो हम कह सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज़्यादा निकल के आती है, मीन्स प्रोजेक्ट लगभग क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। हो सकता है कि इसमें इसने कोई मटेरियल में गड़बड़ी कर दी होगी, मटेरियल ढंग का नहीं यूज़ किया होगा। ठीक है, मटेरियल ढंग का यूज़ नहीं करने के बाद हो सकता है कि ये यहाँ पे कोई वर्क ढंग से किया नहीं गया होगा, या कोई वर्क हो सकता है इसके बीच में, जो भी वर्क, कुछ वर्क ऐसा होगा कि वो क्या कर सकता है कि कंप्लीट नहीं हुआ होगा टाइमली, या फिर वो पार्ट कंप्लीट नहीं किया होगा उसने, ऐसा भी हो सकता है। या फिर प्रोजेक्ट हो सकता है कि इनकम्प्लीट हो जाए, मतलब कि क्या हो सकता है कि ये तुम्हारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो पूरा ही ना हो, क्योंकि आपका यहाँ पे बजट ही कम पड़ गया। ये होता है आपका केस एक अंडर एस्टिमेशन का। ठीक है, क्या होता है ये केस, ये होता है आपका एक केस अंडर एस्टिमेशन का, इसको बोला जाता है एक अंडर एस्टिमेशन का केस। ठीक है, तो एक हमको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे अगर एक्चुअल कॉस्ट, जो भी हमारा बिल्डिंग का एक्चुअल कॉस्ट है ना, वो अगर लेस देन है किसके, हमारे बजटेड कॉस्ट से, एक्चुअल कॉस्ट जो है वो है लेस देन, ठीक है, किससे, आपके जो भी बजटेड कॉस्ट थे। मतलब कि क्या, एक्चुअल कॉस्ट मान लो निकल के आया कितना आपका, 1.5 करोड़ रुपीस एग्जाम्पल के तौर पे, और मान लो आपने बजट डिसाइड किया था यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखो, 50 लाख रुपए आपका बच गया, है ना। अगर मान लो आपने 50 लाख रुपए यहाँ बच गया, अब इससे जो हमको इंटरेस्ट हम गेन कर सकते थे,
कब गेन कर सकते थे, इंटरेस्ट जो गेन कर सकते थे उसका हमको क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। अब हम यहाँ पे वो इंटरेस्ट गेन नहीं कर पाएंगे इस 50 लाख रुपए का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब कभी भी हम एस्टिमेट करें वो हमेशा कैसा होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो हम 50 लाख रुपए किसी पर्टिकुलर किसी दूसरे प्रोडक्ट्स में भी तो लगा सकते थे, या कुछ और इसका यूज कर सकते थे, है ना, और इससे जो भी हम इंटरेस्ट भी गेन कर सकते थे तो वो भी नहीं कर पाए। तो ये हमारा 50 लाख रुपए क्या हो गया, जाम हो गया। तो एक तरह का ये भी एक तरह का हमारा नुकसान ही हुआ। और ये जो केस होता है, ये वाला केस जब एक्चुअल कॉस्ट आपका कम होता है किसके, बजटेड कॉस्ट से, है ना, और जो उसमें मनी एलोकेटेड होता है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है और वो अनयूज रह जाता है, तो ये कहलाता है आपका एक ओवर एस्टिमेशन का केस। ये भी एक ओवर एस्टिमेशन का केस है। ठीक है, चलो, ठीक है। ठीक है, तो बजटेड कॉस्ट क्या हो सकता है, कल को आपको पूछ सकता है मेन एग्जाम में या वाइवा में आपको पूछा सकता है कि बजटेड कॉस्ट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो बजटेड कॉस्ट होता है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। बजटेड कॉस्ट जो होता है इसमें आपका इंक्लूड किया जाता है बजटेड कॉस्ट में, ये होता है एक तो पहला एलोकेटेड कॉस्ट, एलोकेटेड कॉस्ट, एलोकेटेड कॉस्ट प्लस इसमें क्या होता है आपका बफर कॉस्ट भी इंक्लूड होता है। क्या होता है, बजटेड कॉस्ट हमेशा क्या इसमें इंक्लूड होता है। अब बजटेड कॉस्ट क्या होता है, देखो बजटेड कॉस्ट को हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्या है ये, एक्स्ट्रा कॉस्ट। कितना रखा जाता है इसको, टोटल जो भी हमारा प्रोजेक्ट का जो भी अमाउंट होता है, या फिर जो भी बोल सकते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट का 10 से 15%। एस्टिमेटेड कॉस्ट का 10 से 15% हम क्या करते हैं, बफर कॉस्ट इसमें इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, बजटेड कॉस्ट में। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि एस्टिमेशन कब किया जाता है। ठीक है, तो देखो एस्टिमेशन यहाँ से हम तब करते हैं, कब करते हैं, प्लानिंग फेज में करते हैं। एस्टिमेशन हम करते हैं कब करते हैं, प्लानिंग फेज में। जब हमको कोई प्रोजेक्ट को प्लान करना होता है उस टाइम हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन करते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये जो एस्टिमेशन होता है प्लानिंग फेज पे किया जाता है। जैसे ही हमारा एस्टिमेशन होता है तो हम कहाँ जाते हैं, हम डिसाइड करते हैं हमारा बजट। हम क्या डिसाइड करते हैं, हमारा बजट। और इस बजट के बेसिस पे ही हम क्या कर, ये बजट कब डिसाइड किया जाता है, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक, आफ्टर दी, जैसे ये बजट हमारा डिसाइड होता है और एग्जीक्यूशन ऑफ द, हम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लेस हम क्या करते हैं, अब जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के साइड। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता है हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं, किसकी, हमारे प्रोजेक्ट्स की। ये कब निकाला जाता है, आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ दी प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे हमको तीन चीज़ें मिली, एक तो एस्टिमेशन क्या होता है ये समझ में आया, हम बजट कैसे डिसाइड करते हैं, और बजट डिसाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा एक्चुअल कॉस्ट निकाल करके देखते हैं कि हम प्रोजेक्ट्स में हमको ओवर एस्टिमेटेड है कि अंडर एस्टिमेटेड है। ठीक है, तो हमको यहाँ से तीन टाइप का एस्टिमेशन मिले, दैट इज टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, अंडर एस्टिमेशन, बैलेंस एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन। ठीक है, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो आपका एक्चुअल कॉस्ट, अगर मान लो आपका एक्चुअल कॉस्ट ये इसके इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है, आपके बजटेड कॉस्ट के, बजटेड कॉस्ट के, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हो बजटेड कॉस्ट के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एस्टिमेशन है ये कैसा एस्टिमेशन है, बैलेंस्ड एस्टिमेशन है। कैसा एस्टिमेशन है, बैलेंस्ड एस्टिमेशन है। ठीक है, एक चीज इसमें और इंक्लूड कर लो, एक्चुअल कॉस्ट जब इक्वल होता है बजटेड कॉस्ट के और एस्टिमेटेड कॉस्ट के, ये तीनों की, ठीक है, ये तीनों को इंक्लूड कर लो। अगर एक्चुअल कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट तीनों एक बराबर है तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड एस्टिमेशन। अगर आपका एक्चुअल कॉस्ट
अगर आपका एक्चुअल कॉस्ट अगर आपका एक्चुअल कॉस्ट आपका अगर आपके ज़्यादा है किससे, एस्टिमेटेड कॉस्ट से, एस्टिमेटेड कॉस्ट से, तो हम कह सकते हैं कि ये किस टाइप का एस्टिमेशन है, ये होता है आपका अंडर एस्टिमेशन कहलाएगा। ठीक है। अगर मान लो एक्चुअल कॉस्ट अगर एक्चुअल कॉस्ट आपका लेस देन है किससे, आपके एस्टिमेटेड कॉस्ट से, तो इसको हम कह सकते हैं ये हो गया क्या आपका एक ओवर एस्टिमेट का केस। ठीक है। तो यहाँ से हमको तीन टाइप के एस्टिमेशन मिले, अंडर एस्टिमेशन, बैलेंस एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन। तो एक एक करके को देखते हैं इसको तीनों को। तो क्या बोल रहा है देखो, ओवर एस्टिमेशन क्या बोल रहा है, अंडर एस्टिमेशन क्या बोल रहा है देखो, इन अंडर एस्टिमेट प्रोजेक्ट क्या होगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। क्यों होगा ये हमको समझ में आ गया था, थोड़ी देर पहले हम देखे थे। ठीक है। ओवर एस्टिमेशन क्या होगा, पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, जो भी इंटरेस्ट गेन होने वाला हो हम वो गेन नहीं कर पाएंगे। और बैलेंस, और हमेशा हम कैसा एस्टिमेट करना चाहते हैं या फिर कैसा एस्टिमेशन करना चाहिए, हमेशा एक्यूरेट एस्टिमेशन करना चाहिए, बैलेंस एस्टिमेट करना चाहिए, बैलेंस एस्टिमेशन हमेशा करना चाहिए। ठीक है। अब मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन देख लेते हैं, जिसमें पहला है आपका देखो रफ ऑर्डर एस्टिमेट। ठीक है। इसी को और क्या बोला जा सकता है, एनालोगस एस्टिमेट बोला जा सकता है। ठीक है। इसको आप लोग मिटा दो। ये टॉप डाउन एस्टिमेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली रफ ऑर्डर एस्टिमेट का ही पहला टाइप है। ठीक है। ये जो रफ ऑर्डर एस्टिमेट है इसको भी हमने सब डिवाइड किया हुआ है, अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई रफ एस्टिमेट क्या होता है। देखो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, हम जो भी एस्टिमेशन तैयार करते हैं वो दो फेज में तैयार किया जाता है। एक तो होता है आपका कौन सा फेज, रफ फेज होता है। ठीक है, रफ फेज। दूसरा होता है आपका डिटेल एस्टिमेशन। ठीक है। तो फिलहाल अभी हम रफ एस्टिमेशन देख रहे हैं। रफ एस्टिमेशन तैयार किया जाता है अपनी वाइड नॉलेज के बेस पे, वाइड एक्सपीरियंस के बेस पे, वाइड स्किल के बेस पे। ठीक है। इन तीनों के बेस पे हम क्या करते हैं, एक रफ एस्टिमेट तैयार करते हैं, और इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई एक क्लाइंट आया है ना, हम क्या है, कंसल्टेंट है, और हमारे पास एक क्लाइंट आया अपनी, उसके पास 2000 स्क्वायर फीट एक लैंड है उसके पास। और उस 2000 स्क्वायर फीट लैंड पे क्या करना चाहता है, वो एक मकान बनाना चाहता है, एक हाउस बनाना चाहता है, एक बिल्डिंग बनाना चाहता है। और वो किसके पास जाता है, कंसल्टेंट के पास। ठीक है। कंसल्टेंट कौन हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो भी बिल्डिंग का काम करता होगा। तो मान लो वो कंसल्टेंट के पास गया या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, और कंसल्टेंट ने बोला कि ठीक है मैं आपके 2000 स्क्वायर फीट पे मकान बना दूंगा, घर बना दूंगा। और उसने एक रेट कोट किया, 2000 रुपये स्क्वायर फीट। बोला कि 2000 रुपये स्क्वायर फीट पे मैं क्या करूंगा, आपका मकान तैयार कर दूंगा इस रेट पे। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें हो सकता है आपका मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूड होगा। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड होगा, आपके इसमें लेबर कॉस्ट इंक्लूड होगा। ठीक है। इसमें आपका जो भी वर्क होता होगा इसके अंदर में, चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क हो, फाउंडेशन वर्क हो, है ना, जो जितने भी वर्क होते होंगे ये, चाहे वो परमिशन वाला परमिशन लेना हो, बिल्डिंग परमिशन होती है। ठीक है ना, और जितने सारे भी खर्च होंगे ये सारा ही खुद उठाएगा, और उसके बाद उसने रेट कोट कर दिया 2000 रुपये स्क्वायर फीट। अब 2000 रुपये स्क्वायर फीट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। बस इसमें क्या लग रहा है आपका, एक जो क्लाइंट है सिर्फ उसका बस लैंड लग रहा है, बाकी जो भी खर्च हो रहे हैं हमारी साइड से हो रही है। और हमने ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने क्या किया, एक रेट कोट कर दिया 2000 रुपये स्क्वायर फीट। ठीक है। अब ये कैसे कोट किया उसने, वाइड नॉलेज, वाइड एक्सपीरियंस, वाइड स्किल की बदौलत उसने एक रेट कोट कर दिया 2000 रुपये स्क्वायर फीट। ठीक है। अब इसमें जो बस एक ही चीज़ अरेंज करना है किसको, क्लाइंट को, दैट इज वो है आपका लैंड। ठीक है। और कंसल्टेंट क्या कर रहा है, प्लानिंग करके दे रहा है, चाहे वो सर्वे वर्क हो, एक्सकवेशन वर्क हो। ठीक है। तो क्या कर रहा है देखो, कंसल्टेंट क्या क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, आपका प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन कर रहा है, मटेरियल खुद अरेंज कर रहा है। कौन कर रहा है, कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर। और 2000 स्क्वायर फीट लैंड कौन दे रहा है, आपका क्लाइंट। ठीक है। अब देखो यहाँ से उसने क्या की, अब टोटल कितना खर्चा आ रहा है देखो यहाँ पे, तो 2000 स्क्वायर फीट लैंड है यहाँ पे, और 2000 स्क्वायर फीट क्या हो गई आपकी, उसकी एक 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 स्क्वायर फीट की कॉस्ट है। तो ये हो गया लगभग आपका 40 लाख रुपए। ठीक है। टोटल 40 लाख रुपए लग गए
एक मकान को बनाने में। इसमें लैंड कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो देखो, तो हम जो भी, ये हो गया हमारा क्या, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या हो गया, 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए हो गया हमारा एक एस्टिमेटेड कॉस्ट की, एटलीस्ट इतना हमारा खर्च होगा, इतना इतनी चीजें ये करके जो दे रहा, बना करके दे रहा मकान, वो हो गया एस्टिमेटेड कॉस्ट, और यही हो गया कि हमारा बजटेड कॉस्ट। अब जो क्लाइंट होगा वो क्या करेगा, 40 लाख रुपए का हो सकता है या तो लोन पास करवा, या तो अगर उसके पास क्या मनी होगा उनके पास उतना, तो वो क्या करेंगे, पे कर देंगे किनको, हमारे कंसल्टेंट को। तो ये जो कॉस्ट होगा, कौन सी कॉस्ट होगा, आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा, और यही क्या होगा, बजटेड कॉस्ट होगा। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट यहाँ पे याद रखना, इसमें जो देखो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक रफ ऑर्डर एस्टिमेट है। रफ ऑर्डर एस्टिमेट में क्या होता है, वाइड नॉलेज और वाइड एक्सपीरियंस के बेसिस पे और वाइड स्किल्स के बेसिस पे कंसल्टेंट क्या करता है, रेट कोट करता है इसको, क्लाइंट को। ठीक है, अब इसमें पहला है आपका रफ ऑर्डर एस्टिमेट। रफ ऑर्डर जो एस्टिमेट हम तैयार करते हैं, इसमें भी फर्स्ट है आपका टॉप डाउन एस्टिमेट। टॉप डाउन एस्टिमेट क्यों बोलते हैं, जो भी यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे एस्टिमेशन कर रहे हैं, जो भी हम रेट कोट कर रहे हैं, वो टॉप टॉप साइड से हो रहा है। टॉप साइड से इन द सेंस, हम यहाँ पे कोई हमको पहले से ही पता है, हमको पता होता है कि एक एक्सकवेशन वर्क में इतना खर्च आ सकता है ना, और आपका बिल्डिंग वॉल के वर्क में इतना खर्चा आ सकता है ना, और आपका लेबर का ये अमाउंट है, ये सब आपको पहले से पता है। तो और इन दोनों के बेसिस पर आप क्या करते हैं, आप पहले भी कोई पास में भी कोई आपने हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट किया होगा, और आपको पता होगा कि पास में अगर कोई आपने प्रोजेक्ट किया होगा, मान लो 2000 स्क्वायर फीट में, है ना, और वहाँ पे आपने जब घर बनाया होगा, तो आपको जो भी यहाँ पे खर्च आया होगा, मान लो आपको वहाँ पे 1800 रुपये आया होगा खर्च टोटल बनाने का, तो आपने क्या सोचा, अपना प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड करके आपने यहाँ पे रेट कोट कर दिया 2000 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक टॉप डाउन एस्टीमेट की, मतलब आप पहले से आपने कोई प्रोजेक्ट करके रखा हुआ था, और उसके बाद आपने क्या किया, अपने नॉलेज, अपने स्किल और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपने एक रोड कोट कर दिया कि 2000 रुपये स्क्वायर फीट, क्योंकि अपना पुराना पुराना जो आपका कॉस्ट निकल के आया था वो 1800 रुपये के आसपास आपको पड़ रहा था। तो आपने 200 रुपये प्रॉफिट ऐड करके आपने क्या यहाँ पे कर दिया, 2000 स्क्वायर फीट बता दिया। ठीक है, अब जो टॉप डाउन एस्टीमेट होता है, इसमें जो इन एक्यूरेसी की चांसेस होती है कि हो सक 60% होती है। ठीक है, मतलब कि क्या, आपने जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया है, हो सकता है कि जो भी आपका एक्चुअल कॉस्ट निकल के आए, वो इसी के आसपास निकल के आए, मीन्स जो एक्चुअल कॉस्ट जो भी निकल के आने वाला आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, वो हो सकता है कि वेरी ना करे आपके एस्टिमेटेड कॉस्ट से, मीन्स एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू एस्टिमेटेड कॉस्ट हम कह सकते हैं, मीन्स। ठीक है, बट कभी कभी इसमें क्या होता है, टॉप डाउन एस्टिमेट्स में कभी कभी क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे कि लेबर का कमी हो जाने के कारण, या तो फिर लेबर का रेट बढ़ गया, या फिर पर्टिकुलर किसी मटेरियल्स का बढ़ गया, जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अभी सैंड की रेट बढ़ी हुई है, सैंड के साथ मान लो अगर सीमेंट्स की रेट बढ़ गई, या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गया, या फिर कोई भी और अदर फैक्टर हो सकते हैं जिनके कारण क्या हो सकता है, आपका रेट इंक्रीज हो सकता है, और ये हो सकता है कि ये 2000 से होकर के ये क्या पड़ जाए, जो भी कॉन्ट्रेक्टर है उसको 2100 पड़ सकती है। तो इसमें इनएक्यूरेसी के भी चांसेस है। ठीक है, इनएक्यूरेसी कितना होता है, 30 to 40% होता है। ये हो सकता है कि एक्चुअल कॉस्ट आपका वेरी कर जाए किसके, आपके एस्टिमेटेड कॉस्ट की। ठीक है, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हमारा कंसल्टेंट क्या हो, कम स्किल वाला हो, कम एक्सपीरियंस वाला हो, कम नॉलेज वाला हो, देन इन केस क्या होता, इस केस में क्या होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारा जो भी होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये जो टॉप डाउन एस्टिमेट होता है, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, टॉप डाउन एस्टिमेट होता है, इसमें किसी तरह का आपका डिटेल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, इसमें हम अपना वाइड नॉलेज, वाइड एक्सपीरियंस और वाइड स्किल यूज करके हम क्या करते हैं, ये आपका एस्टिमेशन किया जाता है। नेक्स्ट आपका देखो बॉटम अप एस्टिमेट। अब बॉटम अप एस्टिमेट इसको से क्यों बोला जा रहा है, ये समझो यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन ये बोलता है, ये जो बॉटम अप एस्टिमेट होता है, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस फॉर द कंसल्टेंट। ठीक है, कंसल्टेंट को रिक्वायर्ड होता है इसमें भी स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, बट दिस एस्टिमेट इज सर्टेनली एक्यूरेट, मीन्स ये जो एस्टिमेशन होता है, ये जो एस्टिमेट होता है, ये ज़्यादा आपका ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू टॉप डाउन एस्टिमेट। क्यों होता है अभी हम देखेंगे, बिकॉज
यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम वर्क, जो भी एस्टिमेट हम करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग के बेसिस पे करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा कोई पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट्स को हम क्या करते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं किसमें, हमारे नंबर ऑफ वर्क्स में। और ये जो सब डिवाइडेड हमने किया हुआ, इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ सब वर्क में। ठीक है, नंबर ऑफ सब वर्क में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और जो भी हम एस्टिमेशन करते हैं वो कहाँ से करते हैं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सब वर्क। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, बॉटम अप एस्टिमेट। अब इसको समझते हैं ऐसे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या किया, यहाँ पे कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कंसिडर किया। ठीक है, अब बिल्डिंग वर्क्स में देखो क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या वर्क आते हैं, क्या क्या वर्क आते हैं, क्या क्या वर्क आते हैं, ये समझो। पहला तो देखो, आपको जो भी बिल्डिंग बनाओगे उसमें फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, और उस फाउंडेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सकवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सकवेशन करने के बाद आप क्या करोगे, फाउंडेशन बनाओगे। ठीक है, तो आप फाउंडेशन वर्क हो गया। फाउंडेशन के बाद क्या होता है, आपका सुपर स्ट्रक्चर वर्क आ जाता है। ठीक है, तो बिल्डिंग को देखो हमने बहुत सारे नंबर ऑफ वर्क्स में डिवाइड कर दिया। देन हम, और हमने क्या किया, और सुपर स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें फिनिशिंग वर्क करते हैं। और फिनिशिंग वर्क करने के बाद हम क्या करते हैं, कोई अदर इलेक्ट्रिकल वर्क भी इसमें इंक्लूडेड होगा। अब जैसे ही हम, अब ये जो हमने वर्क डिसाइड किया, इसको भी हम क्या करते हैं, और बाइफर्केट करते हैं और डिवाइड करते हैं इसको। जैसे कि मान लो हमको कितना एक्सकवेशन करना है, मान लो हमने यहाँ पे 2 पिट में एक्सकवेशन वर्क किया, और इस वाले आपका पिट का जो एक्सकवेशन कॉस्ट आया था, मान लो एक्स निकल के आया, एक्स 1 निकल के आया, और इस वाले जो पिट 2 की जो कॉस्ट निकल के आई, एक्स 2 निकल के आई। ठीक है, और हमने क्या किया, अब इस टोटल एक्सकवेशन का जब रेट निकाला तो कितना निकल के आया, एक्स 1 प्लस एक्स 2। फिर हम एज इट इज हमने क्या किया, फाउंडेशन करना था, फाउंडेशन वर्क, तो हमने पिट 1 में पहला फाउंडेशन किया, और पिट 2 में हमारा दूसरा फाउंडेशन किया, एग्जांपल के तौर पे। और पिट 1 की जो कॉस्ट निकल के आई, मान लो वाई 1 निकल के आई, और पिट 2 की कॉस्ट कितनी निकल के आई, वाई 2 निकल के आई। फिर हमने यहाँ पे फाउंडेशन की कॉस्ट देखी, कितनी निकल के आई, वाई 1 प्लस वाई 2। ठीक, फिर हमने क्या किया, सुपर स्ट्रक्चर्स को भी डिवाइड किया, जिसमें रूफिंग वर्क मान लो आपका निकल के आया, हाँ, यहाँ पे मान लो ए निकल के आया, और बी ब्रिक वर्क की जो आपकी कॉस्ट निकल के आई वो बी निकल के आई, या कॉलम की निकल के आई सी। तो सुपर स्ट्रक्चर के लिए कितना टोटल कॉस्ट आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। सेम एज इट इज फिनिशिंग वर्क में क्या हो गया आपका, देखो प्लास्टर वर्क आ जाता है आपका फिनिशिंग में, पेंटिंग वर्क आ जाता है, पॉइंटिंग वर्क आ सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क आएगा, इंटरनल है ना, टाइलिंग वर्क आएगा, और सैनिटरी वर्क एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं आपके फिनिशिंग में आ जाते हैं। तो मान लो इसका, मान लो कॉस्ट आया, इसका कॉस्ट आया, मान लो इसका कॉस्ट आया ए 1, इसका कॉस्ट आया ए 2, इसका कॉस्ट निकल के आया मान लो ए 3, इसका कॉस्ट निकल के आया मान लो ए 4, इसका कॉस्ट निकल के आया मान लो ए 5। तो फिनिशिंग के लिए टोटल कितनी कॉस्ट निकल के आई, ए 1 प्लस ए 2 प्लस ए 3 प्लस ए 4 प्लस ए 5, एंड सो ऑन, अगर और कुछ होगा वर्क। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल वर्क हम लेते हैं, लाइन वाइन लेते हैं, बोरवेल कराते हैं, उसका अलग से हम कॉस्ट क्या करते हैं, अलग से ऐड कर लेते हैं। मान लो बोरवेल का कॉस्ट आया मान लो 50,000 रुपये। ठीक है, और बोरवेल के बाद ये है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क, मान लो इसमें आपको 20,000 रुपये खर्च आया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, अलग से इंक्लूड कर लिया और ऐड कर लिया, तो 50,000 प्लस 20,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका मान लो 70,000। अब हम क्या करते हैं, सारे वर्क सारे वर्क को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, सारे वर्क को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, तो सारा वर्क टोटल कॉस्ट हमारा निकल के आ जाएगा। टोटल कॉस्ट हो गया आपका, पहला तो हो गया आपका एक्सकवेशन वर्क वाला, दैट इज एक्स 1 प्लस एक्स 2। फिर आपका ये फाउंडेशन वर्क वाला कॉस्ट हो गया, दैट इज वाई 1 प्लस वाई 2। देन हमने क्या किया, सुपर स्ट्रक्चर का अलग से निकाला, ए प्लस बी प्लस सी। सेम एज इट इज आपका फिनिशिंग वर्क का, ए 1 प्लस ए 2 प्लस ए 3 प्लस ए 4 प्लस ए 5, एंड देन सम फिनिशिंग वर्क का ये हो गया आपका, है ना। और उसके बाद क्या बचा आपका, एक्सटर्नल वर्क, जो अगर मान लो रहा होगा तो उसको मान लो यहाँ पे, यहाँ पे इसको Z1 के फॉर्म लेते हैं, Z1 प्लस Z2। तो ये देखो हमारा, हमने क्या किया, जो भी हमारा पर्टिकुलर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट था उसको हमने डिवाइड किया सब वर्क्स में। वन को वर्क को भी हमने क्या किया, डिवाइड किया सब वर्क में। और सब वर्क का हम क्या किया, इंडिविजुअल हमने जो भी कॉस्ट निकल के आई हमने उसको
ऐसा नोट डाउन कर लिया। अब देखो हम जो भी कॉस्ट यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, बॉटम से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि पहले हमने जो भी पिट विट के थे या फिर जो भी हमारे पिट में जो भी एक्सकेवेशन कर वर्क किए, जितने भी नंबर ऑफ पिट होंगे उसका हमने कॉस्ट निकाला, देन हमने टोटल एक्सकेवेशन कॉस्ट निकाला, एंड देन हमने क्या किया, एक बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट निकाला इन सारे वर्क्स को ऐड करके। तो देखो यहाँ पे जो भी एस्टिमेशन हम कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, बॉटम से कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बॉटम अप एस्टिमेट। ये ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी होती है एज़ कम्पेयर टू टॉप डाउन एस्टीमेट। अब ये समझ में आ गया होगा क्यों। वहाँ पे क्या हो रहा था, टॉप डाउन एस्टीमेट में जो भी कंसल्टेंट था वो अपने वाइड नॉलेज वाइड एक्सपीरियंस की बेसिस पे एक रेट कोट कर दिया था उसने प्रीवियस पास प्रोजेक्ट के बेसिस पे, है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, जो भी कंसल्टेंट होगा वो क्या किया, हर एक वर्क को उसने डिवाइड कर दिया, जो भी उसने वर्क करनी होगी। ठीक है, और उस वर्क के बेसिस पे वो क्या कर रहा है, कॉस्ट निकाल के दे रहा है, एस्टिमेट करके दे रहा है। तो इसलिए इसको बोला जाता है बॉटम अप एस्टिमेट। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी के चांसेस क्या होते हैं, टॉप डाउन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका देखो, पैरामिलिट्री पैरामिलिट्री एस्टिमेट। ये एस्टिमेट अडॉप्ट किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में और पर्टिकुलर किसी डिफेंस प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, अब ये एस्टिमेट तैयार करने के लिए पहली बात तो आपको वाइड बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, और स्किल्स बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप के प्रोजेक्ट का एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, और ये जनरली प्रोजेक्ट्स कहाँ यूज़ किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले या फिर R&D प्रोजेक्ट्स में बोल सकते हो आप। R&D प्रोजेक्ट्स में हम क्या करते हैं, पैरामेट्रिक एस्टिमेट तैयार करते हैं। इसको बनाने के लिए या तो आप एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हों, ठीक है, या फिर अंडर द सुपरविजन ऑफ ए रिसर्चर और एनी साइंटिस्ट। ठीक है, और या फिर किसी पर्टिकुलर बहुत बड़े प्रोजेक्ट में आपने काम किया होगा, उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप क्या करते हो, पैरामेट्रिक एस्टिमेट तैयार किया जाता है। कहाँ तैयार किया जाता है, एक तो इंडस्ट्रीज में, दूसरा डिफेंस के प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि DRDO हो गया आपका। ठीक है, DRDO हो गया, या फिर एक्सेट्रा मिलिट्री वाले प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो मॉन्टी कार्लो मेथड्स। तो एक्चुअली मॉन्टी कार्लो मेथड आपका एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एस्टिमेशन का मेथड है। इसमें क्या होता है, जो भी एक कंसल्टेंट होता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या करता है, डेटा इनपुट कर देता है, फीड कर देता है किसमें, सॉफ्टवेयर में, अपने एक्सपीरियंस अपने स्किल की बदौलत। एंड बाकी जो भी डिटेलिंग वाला वर्क होता है वो कौन करके देता है, खुद सॉफ्टवेयर करके देता है। ठीक है, तो एक बेसिकली जो मॉन्टी कार्लो मेथड आपका एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एस्टिमेशन का मेथड है। ठीक है, अब देखो रफ ऑर्डर मैग्नीट्यूड एस्टिमेट में हमने दो टाइप के भी एस्टिमेट देख लिए। कौन कौन सा एस्टिमेट देख लिए, एक तो हमने टॉप डाउन एस्टिमेट देख लिया, दूसरा बॉटम अप एस्टिमेट देख लिया। ठीक है, अब इस रफ ऑर्डर एस्टिमेट को भी हमने और फर्दर बाइफर्केट कर दिया हुआ है कि भाई कंसल्टेंट कैसे निकालेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ जैसे कि बताया मैंने, अगर पास्ट कोई प्रोजेक्ट किया होगा, अब हो सकता है उन प्रोजेक्ट्स का गैप 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। तो भाई 10 साल 20 साल के, अगर मान लो 10 साल पहले उसने कोई वर्क किया होगा और उसके 10 साल बाद अगर वो कोई वर्क करने के लिए जा रहा होगा, तो दोनों में तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखो टाइम गैप बढ़ गया। ठीक है, क्या बढ़ गया, टाइम गैप बढ़ गया। टाइम गैप बढ़ा तो हो सकता है कि पहले लेबर कॉस्ट 10 साल पहले 200 रुपये रहा होगा एक लेबर का कॉस्ट, अभी 500 रुपये हो गया। तो उसमें कुछ रेट भी, यहाँ पे कुछ फैक्टर, प्राइस भी तो बढ़ गया, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे, वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे करके। तो इसमें हम पहला मेथड पढ़ने के लिए जा रहे हैं, डेट इज टर्न ओवर रेशियो मेथड। अब टर्न ओवर रेशियो मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकलने वाली होती है पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट में, या फिर जो भी हमको इन्वेस्टमेंट करना है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं। अब उसको हम डिनोट करते हैं किससे, हमारे IP से। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेट इज व्हाट, आई ई अपॉन TE इंटू TP। अब ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, जिसमें IP क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट से या फिर किसी नए प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड। IE क्या होता है आपका, IB होता है आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। मतलब कि आपने कोई इस टाइप के कोई पहले से ही प्रोजेक्ट करके रखे हुए हैं, और उस टाइम आपने जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आई होगी पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, आपने उसकी कॉस्ट निकाल ली, या फिर आपको उस टाइम आपको कॉस्ट पता होगा, क्योंकि हम लास्ट में क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं कि हमको कितनी खर्च हुई। तो मान लो वो आपको पता होगी। ठीक है, वो हो गया हमारा IE। देन हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टर्नओवर होता है, ठीक है, जो भी हमारे पुराने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी जो भी टर्नओवर होता है। ठीक है, टर्नओवर मीन्स क्या होता है आपका, टर्नओवर मीन्स होता है आपका जो भी एट द एंड आपने जो भी खर्च की,
टर्नओवर का हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, हमारे, सॉरी, हाँ, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो भी हमने किया, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स में, और साथ ही साथ हमको उससे जो भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जो भी हमको प्रॉफिट हुआ, ये क्या कहलाएगा, आपका टर्नओवर कहलाएगा। तो यहाँ पे एक नया डेफिनेशन निकल के आया किसका, टर्नओवर का, कि प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। तो टर्नओवर हम क्या करेंगे, हमको टर्नओवर पता होता है, हमारे पुराने जो भी हमारा हमारा प्रोजेक्ट रहा होगा उसका टर्नओवर पता होगा, है ना। और साथ ही साथ अब जो हम नया टर्नओवर हम जो भी हमारे नए प्रोजेक्ट्स है, जो भी हम बनाना चाह रहे हैं, या जो भी एक्सपेक्टेड हमारा टर्नओवर क्या होगा, ठीक है, ये हम हम एक अनुमानित लागत लगाते हैं कि जैसे कि मान लो हमारा पुराने प्रोजेक्ट्स में हमारा टर्नओवर आया होगा मान लो 20 लाख रुपए, तो आप एक्सपेक्ट करते होंगे कि हमारे जो अब जो मैं प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे को उसमें टर्नओवर कितना हो, 30 लैक्स, 30 लैक्स का। तो यहाँ पे 30 लाख आपका क्या होगा, एक्सपेक्टेड आपका टर्नओवर हो गया, आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, हमको कितना हमको इन्वेस्टमेंट करना है, ये हमको यहाँ से पता चल जाता है। तो ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे एक बार और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो कि इन द ईयर ऑफ नेट 2019, इन द ईयर ऑफ 2019 हमने क्या किया, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा। क्या करा, एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, एक्चुअल कॉस्ट मान लो रही होगी, एक्चुअल कॉस्ट उसकी रही होगी मान लो 20 लाख रुपए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया एक मोटा मोटा, तो मान लो 20 लाख रुपए की एक्चुअल कॉस्ट रही होगी, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट रही। और मान लो यहाँ पे बिल्डिंग, आपके पास लैंड थी, कितनी लैंड थी, 2000 रुपये स्क्वायर फीट, आपके पास कितनी थी, आपकी 2000 स्क्वायर फीट लैंड थी, ठीक है। और उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट निकल के आई थी, वो कितनी निकल के आई थी, 20 लाख रुपीज। अब मान लो ये बिल्डिंग हमने सोल्ड आउट कर दिया, क्या कर दिया, बिल्डिंग सोल्ड आउट कर दिया, सोल्ड आउट कर कितने में कर दिया, मान लो सोल्ड आउट कर दिया हमने मान लो 40 लाख रुपए में, 40 लाख रुपए में सोल्ड आउट कर दिया। तो हमको यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हुआ, हमको यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट हुआ हमको 20 लाख रुपए का, ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ एक्चुअल प्रॉफिट हमको 20 लाख रुपए का। तो बिल्डिंग सोल्ड आउट किया हमने कितना, 40 लाख रुपए में, तो ये तो हो गया हमारा टर्नओवर, क्या हो गया, ये हमारा टर्नओवर हो गया। और जो हमने जो एक्चुअल कॉस्ट हमारी निकल के आई थी 20 लाख रुपए, और 40 में से अगर 20 लाख रुपए निकाल देंगे तो जो 20 लाख रुपए बचा, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, क्या हो गया हमारा, ये प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हम कह सकते हैं क्या होता है, टर्नओवर माइनस इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये जो 20 लाख रुपए, मतलब कि हमने कितना, एक्चुअल में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था हमारे प्रोजेक्ट्स में। तो हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी हम बता सकते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी थी, हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी 20 लाख रुपीज़ का 2019 में, 2019 में हमारी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी कितनी थी, 20 लाख रुपए। और हमारा ये जो टर्नओवर कितना था हमारा, 40 लाख रुपए, और प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि टर्नओवर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो टर्नओवर है हमारा टीई, दैट इज 40 लाख रुपीज, है ना, 40 लाख। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना निकल के आया था, हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना निकल के आया था, दैट इज आई इक्वल टू 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम इसी टाइप का प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, सन 2020 में बना रहे हैं। तो 2020 में हम एक और इसी तरह का प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें इस प्रोजेक्ट्स में इस बार इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ये हमको डिटरमाइन करनी है। और साथ ही साथ हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इस बार हमारा पिछली बार टर्नओवर हमारा 40 लाख था, इस बार हमारा टर्नओवर क्या हो जाए, 60 लाख रुपीज हो जाए, इन द ईयर ऑफ 2020, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2020। ये है हमारा क्या, एक्सपेक्टेड टर्नओवर, एक्सपेक्टेड टर्नओवर, एक्सपेक्टेड टर्नओवर। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं हमारा क्या, आईपी के वैल्यू। तो आईपी हमारा क्या आ गया, मान लो आईपी हो गया हमारा, देखो दैट इज व्हाट, 20 लाख डिवाइडेड, बाई
डिवाइडेड बाई 40 लाख इनटू एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना हमारा 60 लाख। तो हमारी यहाँ से आईपी की वैल्यू निकल के आ रही है, ये हो गया आपका 6 दूनी 12, 120 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख, तो ये हो गया हमारा 30 लाख। मीन्स हमको एटलीस्ट इतना हमको हमारे प्रोजेक्ट्स में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से हमको एक चीज समझ में, अगर आपको टर्नओवर आपके किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बढ़ानी है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, अगर आपको टर्नओवर बढ़ाना है पर्टिकुलर आपके प्रोजेक्ट्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीज, मीन्स दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ाओ, आपकी टर्नओवर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो इन्फ्लेशन इंडेक्स मेथड। ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स मेथड क्या बोल रहा है, देखो इट गिव्स फेयरली गुड रिजल्ट। क्या बोल रहा है, देखो इट गिव्स फेयरली गुड रिजल्ट। इट इज यूज्ड व्हेन टू प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन टू डिफरेंट टाइम्स वेयर टाइम डिफरेंस इज मोर। अभी पुराने वाले केस में क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे अगर आप पुराने वाले केस को ध्यान से देखोगे तो हमने एक प्रोजेक्ट किया था, कब किया था, सन 2019 में। और सेम उसी तरीके का हमने प्रोजेक्ट कब किया, 2020 में भी हम करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम गैप कितने का, सिर्फ 1 साल का है। तो कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट, कुछ ज़्यादा वेरी नहीं होगा। ठीक है, बट जब टाइम गैप बहुत ही ज़्यादा हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जब टाइम डिफरेंस किस पर्टिकुलर किसी दो प्रोडक्ट्स का बहुत ही ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, ये इन्फ्लेशन इंडेक्स मेथड यूज़ करेंगे। एंड इन्फ्लेशन देखो नाम से समझ में आ रहा है, इन्फ्लेशन मीन्स पर्टिकुलर किसी का रेट बढ़ जाना। जैसे कि मान लो लेबर, मान लो आपका 200 रुपये था सर आज से 10 साल पहले, है ना, अभी मान लो रेट हो गई, क्या हो गई आपकी 500 रुपीज़ हो गई लेबर की कॉस्ट। तो इसी कारण क्या हो गया, यहाँ पे इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, यहाँ पे इन्फ्लेशन हो गया। इसलिए इसको बोला जाता है क्या, इन्फ्लेशन इंडेक्स मेथड। ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स मेथड। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हमने 2010 में कोई एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट की होगी, हमने कोई बिल्डिंग बनाया होगा सन 2010 में। ठीक है, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, और उसकी जो कॉस्ट निकल के आई थी, कितनी निकल के आई थी, आई जो हमारा होता है, क्या होता है आई हमारा होता है आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है पर्टिकुलर किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में। तो ये निकल के आई थी हमारी 20 लाख रुपीज़। ठीक है, 20 लाख रुपीज़ निकल के आई थी। सेम हम 10 साल के बाद हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे एक और 2020 में हम एक प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। सेम प्रोजेक्ट्स रहेगा, है ना। ये हमारा क्या होगा, प्रपोज प्रोजेक्ट्स होगा। अभी हमने यहाँ पे अभी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं किया हुआ है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमको यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको निकालना आईपी। आईपी क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, या फिर किसी पर्टिकुलर किसी नए प्रोजेक्ट्स का। और ये प्रोजेक्ट्स कैसा हो, सेम हो जैसा कि आपने पहले किया हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो गया। अब इस टाइप के यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला, डेट इज व्हाट, ये होता है डेट इज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इनटू सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस प्राइस इंडेक्स इन 2020 में, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 2010 में। ठीक है, तो हमको ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट फिर भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पहले समझ लो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्जांपल के तौर पे मान लो, सपोज यहाँ पे लेबर की कॉस्ट सन 2010 में कितनी थी, मान लो लेबर कॉस्ट थी मान लो 200 रुपये, 200 रुपये थी, है ना। 200 रुपये कितनी थी पर लेबर का, एक लेबर का रेट है ये ना, लेबर कॉस्ट, एक लेबर का प्राइस था मान लो 200 रुपये। कब, सन 2010 ले लो या 11 ले लो, जब भी लो, चलो एग्जाम्पल के तौर पे 2011 ले लेते हैं। 2011 में इसकी रेट थी मान लो सन 200 रुपये पर लेबर। और मान लो हम पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट्स में हमने मान लो सीमेंट यूज़ किया, सीमेंट्स कितना यूज़ किया, मान लो सीमेंट यूज़ किया हमने, मान लो हमने यूज़ किया 400 बैग यूज़ किया होगा, और मान लो और एक बोरी का सीमेंट्स का रेट क्या है, मान लो 200 रुपया, 200 रुपये पर बैग। और हमको यहाँ पे टोटल कितने लेबर लगे, यहाँ पे हमको मान लो लगे, मान लो हमको यहाँ पे टोटल एग्जांपल के तौर पे कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। मान लो हमको यहाँ पे टोटल 200 लेबर लग गए, टोटल 200 लेबर। ठीक है, और मान लो हमको यहाँ पे 400 बोरी क्या लग गया, आपका सीमेंट लग गया, है ना।
एग्जाम्पल सब इतने ही बस समझते हैं, ठीक है, इतने ही से बस। और भी बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, वो भी हम कंसिडर करते हैं, बट फिलहाल इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो, अब सन 2020 में अब देखो ये चीज़ क्या हो गया, इतने ही नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इतने ही नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अभी जो लेबर की कॉस्ट क्या हो गई है, मान लो अभी लेबर की कॉस्ट क्या निकल के आ गई है, अभी लेबर का कॉस्ट हो गया 500 रुपये पर लेबर। ये लेबर का आज के डेट में लेबर का रेट चल रहा है। और साथ ही साथ सीमेंट की जो बोरी का रेट है, आज एक बोरी सीमेंट का रेट 50 किलो का 250 रुपये है पर बैग। ठीक है, इतने ही है, सेम सेम नंबर ऑफ क्वांटिटीज है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया यहाँ पे। तो कितना हो गया इन 2020 में, हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या निकल के आया इन 2020। हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन 2020 जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये कितना है देखो हमारा, ये हो गया आपका अ, ये हो गया आपका 500 रुपये लेबर का, और एक लेबर का चार्ज, और साथ ही कितने लेबर लग रहे हैं, 200 लेबर लग रहे हैं, प्लस यहाँ पे हमने 250 रुपये का एक बोरी का सीमेंट कितना यूज़ किया, 400 बैग यूज़ किया। तो ये निकल के आता है 5 दूनी 10 और 25 चौक 100, ये लगभग निकल के आता है आपका इकाई ये 2 लाख रुपया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गई, क्या हो गई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गई कब, सन 2020 में। ठीक है, और सन 2021, सन इन 2011 हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थी वहाँ पे उस समय 200 रुपये लेबर का रेट था, तो 200 लेबर लगे, और प्लस साथ ही साथ 200 रुपये सीमेंट्स का रेट था, तो 400 बोरी सीमेंट्स लगा। तो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था कब, आपका सन 2011 में, ये था आपका, ये हो गया आपका टोटल 1,20,000 रुपये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन होता है, और इसी को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज इसमें, यहाँ पे। ठीक है, तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी हमको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट करनी है हमारी, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल क्या ले लेते हैं, सर मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सन 2011 में, सन 2011 में 1,20,000 रुपये थी, और हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सन 2020 में कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 2 लाख रुपए। ठीक है, तो व्हाट इज, जो हम प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, मीन्स क्या निकालना है हमको, आईपी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, आईपी की वैल्यू निकालनी है। और मान लो आईपी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और मान ले और मान लो हमने पर्टिकुलर किसी ओल्ड प्रोजेक्ट में सन 2011 में हमने कोई प्रोजेक्ट्स की होगी, उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी, मान लो उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकल के आई होगी मान लो 2 करोड़ रुपए। ठीक है, कब, सन 2011 में। ये क्या थी हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। तो आईपी अगर हमको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकालनी, कब निकालनी, हमको सन 2020 में निकालनी है, तो ये हो गया आपका 2 करोड़ रुपए इंटू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन, ये हो गया आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 2020 डिवाइडेड बाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 2011। तो हमारा जो यहाँ पे आईपी निकल के आ रहा है, ये कितना निकल के आ रहा है, देखो ये हमारा निकल के आ रहा है 2 करोड़ रुपए इंटू 2 लाख रुपए। ठीक है, ये 2 करोड़ में है ना, इंटू डिवाइडेड बाई 1,20,000। ठीक है, तो अगर आप इसको निकालना चाहोगे तो हमारा यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकल के आता है लगभग 3.33 करोड़ रुपीज़। तो ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। और इस तरह से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर अगर आपको वाइड नॉलेज या वाइड एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर किसी जो भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकाल सकते हो कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी
इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इन 2020। ठीक है, तो ये था आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स मेथड। समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन इंडेक्स मेथड का यूज़ कब करना है, कैसे करना है। जब टाइम गैप बहुत ज़्यादा हो, और टाइम गैप ज़्यादा होने के साथ साथ यहाँ पे क्या हो, आ, हमको क्या चाहिए, हमको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी हमको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इन्फ्लेशन इंडेक्स मेथड। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा, देखो नेक्स्ट मेथड है डेट इज सी बाई टेंथ फैक्टर मेथड, सॉरी 6/10 फैक्टर मेथड। ठीक है, क्या बोला देखो, 6/10 फैक्टर मेथड। ये भी एक तरह का क्या है, रफ एस्टिमेशन है। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है देखो, आई पी इज इक्वल टू, आई पी इज इक्वल टू होता है यहाँ पे आपका, आई पी इज इक्वल टू वॉट, आई ई इंटू, ये होता है आपका एस पी अपॉन एस ई का पावर 0.6। ठीक है, क्या होता है, 0.6 होता है। ये भी जो मेथड हम क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने स्किल के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये जो C/10 फैक्टर मेथड होता है रफ एस्टिमेशन का, इससे हम क्या करते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को हम किससे डिनोट करें, आईपी से। ठीक है, पर्टिकुलर जो भी हमको प्रोजेक्ट बनाना होगा उसके बेसिस पे, है ना। और साथ ही साथ आई क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है हमारा किसमें, हमारे कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो ये हो गया। और एसपी क्या होता है, जो भी हमने हमारा जो भी प्रपोज्ड होता है प्रोजेक्ट्स, उसकी साइज। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उसकी साइज, ये हमको पता होनी चाहिए इस वाले मेथड्स में। इस मेथड में अगर हमको साइज पता है, और ठीक है, अगर साइज पता है और हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी नई प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कंसिडर करते हैं, हमको क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकालना है। और मान लो हमारी पुराने प्रोजेक्ट्स में हमारी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी वो थी 20 लाख रुपीज़, और हमारे पास नए प्रोजेक्ट्स में, हमारे पास जो नया प्रोजेक्ट्स है उसमें ज़मीन है हमारे पास 4,000 स्क्वायर फीट, और पुराना जो ज़मीन है वो है हमारा 3,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, पुराने प्रोजेक्ट्स में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो देखो हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है आपकी 26.66 लाख रुपीज़। तो ये क्या हो गई हमारी, देखो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो गई, जिसको हम क्या डिनोट कर रहे हैं, आईपी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड है देखो हमारे पास, दैट इज लोकेशन इंडेक्स मेथड। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, देखो लोकेशन इंडेक्स मेथड। अब ये जो पहला, इसके पहला वाला जो आपका जो मेथड्स था, देखो ये किसके ऊपर बेस्ड था, आपके साइज के ऊपर बेस्ड था। पर्टिकुलर किसी जो भी प्रोजेक्ट्स होगा आपको उसके साइज के ऊपर आपको पता होनी चाहिए। इस वाले में क्या, आपका लोकेशन भी आपको साथ साथ पता होनी चाहिए कि आपका पर्टिकुलर किस एरियाज के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और उसकी और वहाँ का एस्टिमेशन आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, देखो क्या बोल रहा है, देखो लोकेशन इंडेक्स मेथड, कॉस्ट ऑफ सेम प्रोजेक्ट्स वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। मतलब कि क्या, अगर मान लो यही चीज़ आप छत्तीसगढ़ में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल ली है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी निकल के 1 लाख रुपीज़ निकल के आ जाए। और सेम प्रोजेक्ट्स अगर आप हिमाचल में अगर आप करना चाहें, जो पहाड़ी इलाका है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में अगर आप करना चाहें, तो वहाँ पे भी सेम प्रोजेक्ट, सेम ईयर में, सेम साइज में, सेम मटेरियल में, हो सकता है कि उसकी वहाँ की कॉस्ट बढ़ जाए, कितनी हो जाए, 1.5 लाख हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली लोकेशन पे भी क्या होता है, बेस्ड होता है आपका एस्टिमेशन, कि आप किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप एस्टिमेट निकाल रहे हैं, किस पर्टिकुलर एरिया के लिए एस्टिमेट निकाल रहे हैं। अब हिमाचल में क्या होता है, देखो वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, रास्ता इतना आसान नहीं होता है ना, रास्ता थोड़ा सा पहाड़ों पे होते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं वहाँ पे, वहाँ तक सामान पहुँचाने में। ठीक है, और साथ ही साथ वो हाई अल्टीट्यूड पे रहता है वहाँ की थोड़ी सी एरिया, तो वहाँ पे थोड़े से अलग फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे इसलिए कह रहे हैं कि जो कभी कभी जब हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे जब हम प्रोजेक्ट एस्टिमेट करते हैं, तो उस टाइप के मेथड्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो आप कोई प्रोजेक्ट्स करने के लिए जा रहे हैं, कहाँ प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर हिली एरिया में क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। और सेम प्रोजेक्ट्स आपने मान लो छत्तीसगढ़ में भी किया हुआ है, क्या हुआ है, अपने छत्तीसगढ़ में भी आपने कोई सेम प्रोजेक्ट करके बैठा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हिली एरिया में हमको कितना इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगाना पड़ेगा, हिली एरिया में हमको कितना इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, उसके उसके हम क्या करते हैं, उसमें जो भी हमने छत्तीसगढ़ में जो कि प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में जो भी हमने सेम टाइप के प्रोजेक्ट्स अगर मान लो किए होंगे, तो उस सेम प्रोजेक्ट्स में कितने आपने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगा होगा उस टाइम पे उस प्रोजेक्ट्स में। और साथ ही साथ ये जो आर हेली डिवाइडेड बाय आर प्लेन लिखा है, ये होता है आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन परसेंटेज। और जो और आर प्लेन क्या होता है, ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन
प्लेन एरिया और हिली एरिया। मीन्स जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, मीन्स जो हिमाचल में क्यों रेट बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ढंग के रोड नहीं है, वहाँ पे ट्रेन प्रॉपरली पहुँच नहीं सकता, हाई एल्टीट्यूड पे पहाड़ी क्षेत्र है, इसीलिए क्या होता है वहाँ पे हमको बहुत सारी दिक्कतें आती है। इसलिए क्या होता है मटेरियल कॉस्ट वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी रेट बढ़ जाती है। इसलिए बोल रहा देखो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मोर इन हिली एरिया विद रिस्पेक्ट टू प्लेन एरिया। और ये आर हिल, ये सब आर क्या है आपका, ये होता है आपका इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, ये आपको पता होनी जरूरी है। इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ये आप एस्टिमेट कैलकुलेट कर एस्टिमेट निकाल सकते हो पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट्स का जो भी आपको करना है। ठीक है, तो एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो आर हिली जो मैंने रेट ऑफ इन्फ्लेशन बताया, ये किस में रहेगा, आपका परसेंटेज में रहेगा। और परसेंटेज में आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में भी गिवन रहा है और आपको परसेंटेज में ही पुट करनी सारे वैल्यूज को। तो देखो हमारे पास, हम हिली एरिया में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये हमको नहीं पता। अगर मान लो हमने आईपी मींस हमारे प्लेन एरिया में जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया अगर वो हमको मालूम है, एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे कंसिडर किया 50 लाख रुपीज़। 50 लाख रुपीज़ हमने क्या किया कंसिडर किया। और हिली एरियाज में जो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है कितनी है मान लो, अ, ये है आपका 20% है। और प्लेन एरिया में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है कितना है, 10% है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट किसमें, हिली एरियाज में। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी एरिया होगा फिलहाल अभी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आपका देखो इसी में, दैट इज क्लाइंट इंडिकेटिव कॉस्ट एस्टिमेट। क्या बोल रहा हूँ देखो, कॉस्ट इंडिकेटिव, सॉरी क्लाइंट इंडिकेटिव कॉस्ट एस्टिमेट। इस वाले मेथड्स में क्या होता है, जो एक्यूरेसी की चांसेस होती है एस्टिमेट की कितनी होती है, 70% होती है, और एरर के चांसेस कितनी होती है, 30%। और ये जो क्लाइंट इंडिकेटिव कॉस्ट एस्टिमेट होता है, इसको भी हमने सब बाइफरगेट करके रखा हुआ है 4 भाग में। दैट इज व्हाट, फर्स्ट आपका क्यूबिक मीटर मेथड्स। ठीक है, जनरली जो भी आप बिल्डिंग्स में क्या करते हो, कोई भी वॉल कंस्ट्रक्शन करते हो, एग्जांपल के तौर पे आप कोई कंसल्टेंट हो, और मान लो मैं आपके पास आया, मैं बोला भाई कि मेरे को यहाँ पे एक 10 बाई 10 का एक मेरे को वॉल बनवाना है। 10 बाई 10 का क्या करना है, वॉल बनाना है, मीन्स सॉरी, हमको क्या करना है, एक वॉल कंस्ट्रक्शन करना है। अब वॉल कंस्ट्रक्शन करना है तो आप क्या करोगे, कंसल्टेंट हो, क्लाइंट को बताओगे कि भाई यहाँ पे इतना आपका ब्रिक्स लगेगा और उसकी इतनी कॉस्ट आएगी। आपने क्या किया, इस क्यूबिक मीटर मेथड से आपने क्या किया, उसका प्राइस बता दिया। कैसे बता दिया, आप जैसे कि आप 1 मीटर, जैसे कि मान लो ये एक 1 मीटर क्यूब कंसिडर करो, एक क्यूब कंसिडर करो जिसका वॉल्यूम है 1 मीटर। इसका लेंथ है मान लो 1 मीटर, इसकी विड्थ है मान लो 1 मीटर, और इसके सॉरी इसकी हाइट है 1 मीटर, इसकी विड्थ है 1 मीटर, और उसकी लेंथ है 1 मीटर। मीन्स क्या हो गया, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, कितना हो गया आपका 1 मीटर क्यूब, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर आपका एक ब्रिक का साइज आपको पता होता है, उस ब्रिक के साइज से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा। मीन्स 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो क्यूब है उसमें कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लग रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये 500 के आसपास निकल के आता है अगर आप स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज लोगे तो। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपने क्या बता दिया कि आपको इतने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे और इतना कॉस्ट निकल के आएगा। सेम एज इट इज कॉन्क्रीटिंग वर्क के लिए भी हम क्या करते हैं, जो भी हम क्यूबिक मीटर मेथड यूज करते हैं। ठीक है, एरिया कैलकुलेशन करके अगर आपको बताना है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर मीटर मेथड यूज करोगे। अगर आपको मान लो जैसे कि आपको मान लो कितना नंबर ऑफ फैन लग रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एसी लग रहे हैं, अगर आप इस टाइप के अगर आपको कॉस्ट बताने एस्टिमेट करके बताना है तो आप क्या करोगे, कॉस्ट पर जंक्शन मेथड यूज करोगे। और अगर मान लो आपको शेड्यूल करके, मान लो कि आपकी कोई प्रोजेक्ट वर्क है उसको आपने क्या किया, शेड्यूल कर दिया, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 ऐसे करके। और शेड्यूल के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, अगर आप कॉस्ट निकाल के बता रहे हो कि शेड्यूल 1 में इतना वर्क हुआ और इसका कॉस्ट इतना निकल के आया, तो ये हो गया आपका शेड्यूल बेस्ड एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ एस्टिमेशन के मेथड्स थे। ठीक है, देखो इसके बाद आपका इसके बाद क्लाइंट प्रीलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट मेथड, और इसी को बोला जाता है यूनिट कॉस्ट मेथड। इसमें क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है उसकी हम यूनिट कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। यूनिट कॉस्ट मीन्स कि पर्टिकुलर से कि मान लो आपकी 400 बोरी सीमेंट लगने वाली होगी, 400 बोरी सीमेंट में एक बोरी के सीमेंट्स की रेट क्या होगी, इस तरह से। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेट इज A+4B+C/6। इसको ऑल्सो कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड रफ एस्टिमेट, ये भी पार्ट होता है रफ एस्टिमेट का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
क्या लिखा हुआ है, यूज रफ वेटेड कॉस्ट मेथड टू डिटरमाइन द कॉन्सेप्चुअल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट फॉर ए हॉस्टल। मतलब कि क्या बोल रहा है, हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कंसिडर किया हुआ है। मान लो कि हमको क्या करना है, एक हॉस्टल एस्टिमेट, हॉस्टल के लिए हॉस्टल बनाना है, और उस हॉस्टल की हमको क्या करना है, एस्टिमेट निकालनी है। ठीक है, और वो जो हॉस्टल है कितने बेड का है, 135 बेड का। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, देखो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे एक वेटेड कॉस्ट मेथड। देखो इसका नाम, ये जो हमने प्रोजेक्ट ऊपर पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेटेड कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है, या फिर यूनिट कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है। और इस वेटेड कॉस्ट मेथड की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक हॉस्टल की एस्टिमेट निकाल रहे हैं जिसमें 135 बेड्स लगने हैं। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलर उस आदमी को दिया जाता है जो पहले ही इस टाइप के प्रोजेक्ट कर चुका होता है। ठीक है, तो वो जो कंसल्टेंट होगा वो अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे क्या करेगा, यहाँ पे उसने मान लो पहले उसने इस तरह के 7 प्रोजेक्ट्स मान लो अपने किया होगा अपने लाइफ में। 7 टाइप के प्रोजेक्ट्स किए होंगे इसी टाइप के हॉस्टल के। इसमें उसने प्रोजेक्ट वन में जो कॉस्ट निकल के आई थी, कितनी निकल के आई थी, 4 लाख रुपए निकल के आई थी। जिसमें वो नंबर ऑफ बेड्स वाला जो हॉस्टल था, कितने बेड का था, वो 100 बेड का हॉस्टल था। ठीक है, 100 बेड का हॉस्टल था। तो उसने क्या किया, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 100 किया। तो ये क्या हो गया आपका, ये कितना निकल के आया आपका, 4,000 रुपये। ये क्या हो गई, एक बेड की कॉस्ट हो गई। मतलब कि एक बेड की क्या हो गई, कॉस्ट हो गई, बेड कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गई यूनिट कॉस्ट, मीन्स एक बेड की कॉस्ट कितनी निकल के आई, 40 लाख, सॉरी 4,000 रुपये। और ये हो गई हमारी यूनिट कॉस्ट। सेम एज इट इज प्रोजेक्ट नंबर 2 उसने किया, उसमें उसने टोटल 120 बेड का हॉस्टल बनाया, जिसकी लागत आई थी, कितनी आई थी, 7 लाख रुपए आई थी। और उसका जब यूनिट कॉस्ट निकाला एक बेड का, तो कितनी निकल के आई, 5,833 रुपये। सेम एज इट इज उसने थर्ड प्रोजेक्ट किया जिसकी कॉस्ट निकल के आई 18 लाख रुपए, है ना, और जिसमें उसने 200 बेड का हॉस्टल बनाया। चौथा प्रोजेक्ट किया, 9 लाख रुपए उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट निकल के आई, 80 बेड्स बनाए उसने। सेम बजट उसने पांचवा प्रोजेक्ट किया, उसकी कॉस्ट निकल के आई 20 लाख रुपए, जिसमें उसने 210 बेड का हॉस्टल बनाया। सिक्स प्रोजेक्ट्स किया, छठा प्रोजेक्ट किया, उसने 11 लाख रुपए और मानिक जो भी कॉस्ट निकल के आई। और नंबर ऑफ बेड्स कितने थे वहाँ पे, 110। और सातवां जो प्रोजेक्ट किया उसने 8 लाख रुपए खर्चा आया। और नंबर ऑफ बेड्स कितने थे वहाँ पे हॉस्टल में, 120। ठीक है, तो उसने इसने पास्ट में ऐसा कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स करके रखा हुआ है। अभी जो नया प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसको कितना मिला हुआ है, 135 रुपये, 135 बेड्स का उसको हॉस्टल तैयार करनी है। तो सबसे पहले तो देखो जो हमारा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, डेट इज A+4B+C डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये था हमारा कुछ फॉर्मूला, इसके बेसिस पे हम क्या करें वो निकाल रहे हैं। तो ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये समझो। ठीक है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये समझो। यहाँ पे देखो, ठीक है, ठीक है, चलो। ये तो हमको मिल गई यूनिट कॉस्ट। क्या मिल गई हमको, यहाँ पे मिल गई यूनिट कॉस्ट। सबकी हमने क्या किया, यूनिट कॉस्ट निकाल लिया। अब हम इस यूनिट कॉस्ट का भी हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज निकालेंगे कि इसकी एवरेज क्या निकल के आ रही है, जो भी सातों प्रोडक्ट उसने किया हुआ है, उसकी जो एवरेज कॉस्ट निकल के आती, कितनी निकल के आती, 8,038 रुपये। ठीक है, ये था इसकी एवरेज, क्या थी, एवरेज कॉस्ट थी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट थी, कितनी थी, 8,038 रुपये। अब जिस इसमें देखो इसने इसको कुछ कुछ जो भी इसको यूनिट कॉस्ट मिले हर एक प्रोडक्ट्स में, तो उसमें सबसे मिनिमम वाला कौन सा है वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वाला कौन सा है, ये हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखो सबसे मिनिमम वाली वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, उसको पहले प्रोडक्ट्स में सबसे मिनिमम वाली यूनिट कॉस्ट मिली, दैट इज ये हो गया हमारा मिनिमम यूनिट कॉस्ट। और यहाँ पे हमारे सबसे जो मैक्सिमम वाली यूनिट कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे 11,250 रुपये, कौन से प्रोडक्ट में, फोर्थ नंबर के प्रोडक्ट्स में। ठीक है, कितनी मिली, 11,250 रुपये। अब देखो हमको क्या करना है, ये वाले फॉर्मूले में पुट करना है, कौन से वाले फॉर्मूले में, A+4B+C डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, हमको यहाँ पे तीन वैल्यूज मिली, एक तो यूनिट एवरेज कॉस्ट मिला, दूसरा हमको मिला मिनिमम यूनिट कॉस्ट, दूसरा और तीसरा मिला आपका मैक्सिमम यूनिट कॉस्ट। अब सब्सटीट्यूट करना है वैल्यूज को किसमें, हमारे फॉर्मूलेस में। अब फॉर्मूलेस को समझो, फॉर्मूला क्या कहता है, ये जो हमारी ए होती है, ये ए क्या होती है, आपकी मैक्सिमम यूनिट कॉस्ट होती है, जो कि हमने देखा कितनी थी, 11,250 रुपये। बी क्या होती है हमारी, यूनिट एवरेज यूनिट कॉस्ट, जो कि हमने सबको सम करके निकाला।
एवरेज यूनिट कॉस्ट, और सी क्या होती है हमारी मिनिमम यूनिट कॉस्ट, ये कितनी निकल के हमारी 400 रुपये, सॉरी 4000 रुपये। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट का, जो भी हमारे को प्रपोज है हॉस्टल। ठीक है, तो कैसे निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर जो भी हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं हॉस्टल का 135 बेड का, तो हम उसका क्या कर रहे हैं, एक यूनिट, एक भी जो भी एक सिंगल बेड है उसका यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं उसको बनाने का। ठीक है, तो ये देखो कैसे निकाल रहे, 11,250 प्लस 4 इंटू 8038 प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 6। तो देखो एक बेड की यूनिट कॉस्ट कितनी निकल के आई, 7,900 रुपये। ठीक है, और टोटल कितने नंबर ऑफ बेड्स हैं, 135, तो मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आया देखो, तो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे निकल के आया 10.665 लाख। कितना निकल के आया, 10.6655, 10.665 लाख। मतलब कि ये क्या हो गई हमारी प्रपोज कॉस्ट ऑफ द हॉस्टल, इतने प्रपोज कर सकते हैं हम एक हॉस्टल के लिए। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई प्रपोज कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है, कौन सा वाला फॉर्मूला अभी जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला पढ़ा, ए प्लस 4 बी प्लस सी डिवाइडेड बाई आपका 6, ये हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं लोकेशन के बेसिस पे भी और साइज के बेसिस पे भी। तो एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे क्या किया, न्यूमेरिकल कंसिडर किया। मान लो हमारी साइज ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट्स कितनी है, 2000 मीटर स्क्वायर है, और मान लो सेम प्रोजेक्ट्स हम सेम साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वो कितनी है, मान लो 1000 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो मान लो कंसल्टेंट ने पहले भी, मान लो कोई पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स करके रखी होगी, जैसे कि मान लो यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 1 उसकी कॉस्ट निकल के आई होगी मान लो 50 लाख रुपए, प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4 है, तो एज इट इज़ यहाँ पे कॉस्ट निकल के आई है 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए और 80 लाख रुपए। और सभी का सैंपल साइज क्या हम यहाँ पे सेम रखे हुए हैं, तो मान लो उसने 1000 मीटर स्क्वायर में कोई हॉस्टल बनाया होगा, उसमें 50 नंबर ऑफ बेड्स होंगे, और उसकी जो कॉस्ट निकल के आई कितनी निकल के आई, 50 लाख रुपए निकल के आई, है ना। और मान लो तो उसकी टोटल यूनिट कॉस्ट एक बेड की यूनिट कॉस्ट क्या हो गई देखो यहाँ पे, 1 लाख रुपए। सेम एज इट इज सेकंड नंबर प्रोजेक्ट्स में उसने 60 लाख रुपए कॉस्ट आया निकल के, बट अभी भी साइज क्या देखो यहाँ पे सेम है। टोटल कितने नंबर ऑफ बेड्स हैं यहाँ पे, 50 बेड्स हैं, तो कॉस्ट क्या निकल के, यूनिट कॉस्ट 1.2 लाख रुपीज़। यहाँ पे थर्ड वाले प्रोजेक्ट्स में देखो सैंपल साइज सेम है, साइज सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं यहाँ पे ज़्यादा है, इस बार 55 है, और कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट 70 लाख रुपए, और यूनिट कॉस्ट क्या निकल के हमारी 1.27 लाख। सेम एज इट इज फोर्थ नंबर के प्रोजेक्ट्स में सैंपल साइज सेम है, ठीक है, और यहाँ पे जो यूनिट कॉस्ट कितनी निकल के आई, 80 लाख रुपीज़, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने, 45 लाख रुपीज़, और यूनिट कॉस्ट कितना निकल के आया, 1.77 लाख रुपीज़। तो अब इसकी एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट क्या होगा देखो, 1 प्लस 1.2 प्लस 1.27 प्लस 1.77, तो उसकी जो यूनिट कॉस्ट निकल के आती है कितनी निकल के आती है, 1.31, मीन्स 1,31,262 रुपीज़। तो ये हो गई हमारी एवरेज यूनिट कॉस्ट, ठीक है, पर बेड की। ठीक है, अब यूनिट कॉस्ट, अब जो भी हमको कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोज प्रोजेक्ट, मान लो कोई हमारा कोई 5वें नंबर का प्रोजेक्ट हम करने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी यूनिट कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, बी एवरेज वैल्यू तो हमको मिल गई 1,31,262। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगी देखो, सबसे पहले देखो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे 1 लाख रुपीज़। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी 1.77 लाख रुपीज़। ठीक है, आप सब्सटीट्यूट करो ये वाले फॉर्मूले में, a+4b+c डिवाइडेड बाई 6 होगा यहाँ पे, एक्चुअली में मैंने 4 लिख करके रखा, ये 6 होगा ये। ठीक है, अब डिवाइड करो, इससे जो भी हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, हमारी यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। तो यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट कितनी निकल के आ रही है देखो, 1.33 लाख रुपीज़, ये था सिंगल बेड्स के लिए। ठीक है, सिंगल बेड्स के लिए। ठीक, अब मान लो हमको यहाँ पे क्या करना है, कोई एडजस्टमेंट करनी है, क्या करनी है हमको, एडजस्टमेंट करनी है। और मान लो कि अभी तक जो हमने प्रोजेक्ट्स करते हुए आए, वो प्रोजेक्ट का साइज क्या था, 1000 मीटर स्क्वायर का वो साइज था, और अब जो हम प्रोजेक्ट्स करने के लिए जा रहे हैं वो कितने का है, 2000 मीटर स्क्वायर का प्लॉट साइज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करें विद रिस्पेक्ट टू साइज,
तो प्रोजेक्ट, अगर जो प्रपोज प्रोजेक्ट साइज हमको पता है जो कि कितना है आपका 2000 मीटर स्क्वायर, और पुराना जो भी आपका सैंपल साइज है वो कितना है आपका 1000 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो इसका हम डिवाइड करते हैं किसको, हमारे प्रोजेक्ट के साइज को किसके सैंपल साइज से। ठीक है, कितना है 2000 डिवाइडेड बाई 1000, कितना निकल के आ रहा है देखो 2। ठीक है, अब जो भी हमारा यूनिट कॉस्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, मीन्स जो भी हमारा यूनिट कॉस्ट निकल के आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, हमारे इससे, इस वाले से। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, 2 × 1 33 804। तो ये निकल के आ गया क्या, हमारे यूनिट कॉस्ट पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट प्रपोज प्रोजेक्ट्स का जो कि साइज चेंज है इस बार कितना है 2000 मीटर स्क्वायर, ये निकल के आ गई 2,67,608 रुपीज़। ठीक है,